होती रहती है। केरला में बाढ़ आई थी और जो कश्मीर में बाढ़ आई हो, तो हमारे भारत सेवा संस्थान जो जिसका फाउंडर प्रेसिडेंट मैं हूँ, उसके माध्यम से प्रोग्राम होते हैं और लोग बहुत रिस्पॉन्स देते हैं इसके अंदर। आज शहीदों की याद में जो प्रोग्राम किया गया, आपने देखा कि कितना उत्साह था लोगों का। एक से बढ़ के एक लोग प्रतिस्पर्धा में थे चेक देने के लिए। ये शहीदों के प्रति एक सदा के सुमन है और शहीदों को सलाम है कि जो देश की रक्षा के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर देते हैं। पूरे प्रदेशवासी, पूरे देशवासी उनको सलाम करते हैं, उनको श्रद्धा से याद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और परिवार में क्या गुजरती हम समझ सकते हैं, उनको आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, यही भावना होती है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्रामों से प्रेरणा मिलती है आम जनता को भी। और जो देश में चुनौती है आतंकवाद की है, चाहे वो नक्सलवाद की है, सीमाओं की रक्षा की है, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट है सरकार के साथ में। इस बात का एहसास पूरे देशवासियों को है और उसी रूप में हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि देश मुल्क एक रहे, अखंड रहे और दुश्मनों के मंसूबे हैं उन पर पानी फिर जाए, आतंकवाद को नेस्त नाबूद कर दें। ये हमारा संकल्प है आज के मौके पर। सर, आपने एक बड़ी बात कही कि तो राजस्थान सरकार ने सबसे बड़ा पैकेज दिया शहीदों के परिवार को और ये भी एक अच्छी पहल है, तो क्या और राज्यों को इसको अपनाना चाहिए इस तरीके से? ये तो अपनी भावना की बात है। और जो पैकेज की बात है उसमें राजस्थान सरकार ने जब कारगिल का युद्ध हुआ था जो पहल की थी वो सबसे अच्छी थी देश के अंदर। और मुझे गर्व है कि वो पैकेज हमने और मजबूत किया इस बार। राशि भी हमने 25 से 50 लाख कर दी है और पूरा पैकेज शानदार राजस्थान का है और ऐसी प्रेरणा सबको लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संकल्प रैली में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश अरसे बाद चुनावी सभा में एक मंच पर दिखे। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 4 तस्वीरें। पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर सीएम नीतीश ने स्वागत किया। इसके बाद मंच पर मोदी का नेताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। पीएम मोदी ने मंच से जनता का अभिवादन किया। इस मौके पर पीएम मोदी को शंख भी भेंट किया गया है। पीएम ने यहां बिहार के विकास के लिए सीएम नीतीश को बधाई दी। चलिए आपको पीएम मोदी के संबोधन की खास बातें बताते हैं। भोजपुरी और मैथिली में प्रधानमंत्री ने यहां पहुंचकर जनता का अभिवादन किया। इसके बाद बिहार की महान विभूतियों को उन्होंने नमन किया और कहा, शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आतंकी हमलों में जो शहीद हुए उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्वच्छता पर गांधी जी के विचार साकार हो रहे हैं। प्रधान सेवक होने के नाते मैं बिहार कई बार आया हूं। प्रधानमंत्री ने तमाम बातें बिहार के लोगों से कही। नीतीश बाबू जैसे कर्मठ शालीन व्यक्तित्व को सलाम। उन्होंने मुख्यमंत्री की भी तारीफ बातों ही बातों में कर दी। एनडीए की पूरी टीम ने बेहतरीन काम किया है। विकास की रफ्तार को नई तेजी मिली है और अब पटना में मेट्रो का काम शुरू हो चुका है। अपनी उपलब्धियां भी उन्होंने गिना दी। साथियों, एनडीए की सरकार ये सुनिश्चित करने में जुटी है कि बिहार में विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई ये सुनिश्चित हो। इसी सोच के साथ बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य में एम्स, मेडिकल कॉलेज, आईआईएम या फिर उच्च और प्रोफेशनल एजुकेशन से जुड़े दूसरे संस्थान खोले जा रहे हैं। यह गांव और शहरों की सड़कों का, यहां के नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण हुआ है। जो पुराने पुल हैं उनको सुधारा जा रहा है। नए फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। भाइयों और बहनों,
रेलवे की पुरानी व्यवस्थाओं में भी सुधार किया गया है, उनका बिजलीकरण हो रहा है। पटना रेलवे जंक्शन को नए रंग रूप में आप सभी देख ही रहे हैं। सड़क और रेल के साथ साथ हवाई यात्रा को भी सुगम और सस्ता बनाया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विस्तार दिया जा रहा है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। साथ में इसको उड़ान योजना से भी जोड़ा गया है। साथियों, एनडीए की सरकार ये सुनिश्चित करने में जुटी है कि बिहार में विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई ये सुनिश्चित हो। इसी सोच के साथ बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। पटना के गांधी मैदान में आज एनडीए का शक्ति प्रदर्शन दिखा। संकल्प रैली के नाम से आयोजित इस रैली में पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान सहित कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। आइए आपको दिखाते हैं एनडीए की रैली की कुछ रंग बिरंगी तस्वीरें। ये 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर योगी के वेश में यहां पर कई समर्थक पहुंचे। मेहंदी के रंग भी रैली में दिखाई दिए। बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम। कुछ समर्थक कांवड़िया बनकर यहां पर पहुंचे। मोदी के मुखौटे लगाकर समर्थक यहां आए। नारेबाजी की गई, मोदी मोदी के नारे लगाए गए और इन्होंने मुखौटे भी प्रधानमंत्री के चेहरे के लगाए हुए थे। पटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेठी जाएंगे, जहां वो भारत और रूस के साझा सहयोग से बनी राइफल यूनिट का लोकार्पण करेंगे। साथ ही गौरीगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 3:30 बजे पीएम मोदी अमेठी पहुंचेंगे और लगभग 2 घंटे तक वहां रहेंगे। अमेठी के बाद प्रधानमंत्री सीधे प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज अमेठी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। पटना के बाद अब अमेठी का दौरा और अमेठी के निवासियों को, अमेठी के लोगों को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री आज देने वाले हैं। राहुल के गढ़ में गरजेंगे पीएम मोदी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं प्रधानमंत्री की सभा को लेकर। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जिस जगह पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे मंच सजकर तैयार है। अमेठी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और यहां पर भारत और रूस के साझा सहयोग से बनी राइफल यूनिट का लोकार्पण करेंगे। एक बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। यूपी एटीएस ने कुछ दिन पहले देवबंद से जिन संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा था, उन्होंने अब बड़ा खुलासा कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक जैश का आतंकी एरिया कमांडर यूपी आया था। वो देवबंद आया था, जहां उसे दावत दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। क्या था वो, क्यों आया था भारत, उसे किसने दी देवबंद में दावत? ये चंद ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब यूपी एटीएस और खुफिया विभाग के लोग खोज रहे होंगे। देवबंद से पकड़े गए 2 संदिग्ध आतंकियों शहनवाज तेली और आकिब मलिक ने 10 दिन बाद बड़ा खुलासा किया है। देवबंद से गिरफ्तार जैसे मोहम्मद के 2 संदिग्ध आतंकी पूछताछ में लगातार नए खुलासे कर रहे हैं। ताजा खुलासे से पुलिस और खुफिया एजेंसियों में हड़कंप है। आने वाले दिनों में यहां से और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दोनों आतंकियों से कई दिन पूछताछ हुई।
खुद यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने दोनों आतंकियों से पूछताछ की, लेकिन आतंकियों ने कोई ठोस जानकारी नहीं दी। लेकिन अब जब इन दोनों आतंकियों ने मुंह खोला तो ऐसा खुलासा किया कि सबके मुंह खुले रह गए। आतंकियों ने बताया कि जैश का एरिया कमांडर देवबंद आया था। देवबंद में इन्हीं आतंकियों ने उसे दावत दी थी और जैश का एरिया कमांडर यूपी के कई शहरों में घूमता रहा। इसमें लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और अलीगढ़ के बारे में बताया गया है। पूछताछ में जैश के संदिग्ध आतंकियों ने कबूला है कि गिरफ्तारी से पहले उन्होंने जैश मोहम्मद के एरिया कमांडर को अपने कमरे में दावत दी थी। जैश का एरिया कमांडर सहारनपुर के साथ ही लखनऊ, अलीगढ़ और मेरठ तक भी घूमा था और उसने कई युवाओं से मुलाकात की थी। यूपी एटीएस और खुफिया एजेंसियों को कुछ और भी चौंकाने वाली जानकारियां मिली है। मसलन आतंकियों का कबूलनामा। आतंकियों को पुलवामा हमले की जानकारी थी। जैश के एरिया कमांडर से दोनों की हुई थी मुलाकात। दोनों के गिरफ्तारी से एक दिन पहले हुई थी मुलाकात। जैश के आतंकियों ने खुलासे किए गए। इससे सुरक्षा एजेंसियां और चौकन्नी हो गई हैं। आने वाले खतरों से निपटने के लिए खुफिया एजेंसियां हर स्तर पर जांच और छापेमारी कर रही है। एक तरफ सेना देश के दुश्मनों को सीमा के पार जाकर मार रही है, वहीं देश के अंदर खुफिया एजेंसियां घर में बैठे गद्दारों को खोज खोज कर निकाल रही है। जैसे मोहम्मद के आतंकी उत्तर प्रदेश में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस बड़े खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां और सतर्क हो गई हैं। राज्य के पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए गए हैं कि वो हर छोटी सूचना भी साझा करें। देवेश, न्यूज़ 18, देवबंद, सहारनपुर। और खबर अजमेर से, जहां जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक पहुंचे। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में उन्होंने जियारत की और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। जम्मू कश्मीर बैंक का भी वो उद्घाटन करेंगे। तो अजमेर पहुंचे हैं राज्यपाल, यहां पर अमन चैन की दुआ उन्होंने मांगी और अब राज्यपाल सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर बैंक का उद्घाटन भी करेंगे। मेरे पास जो काम है उसमें कामयाबी की दुआ मांगी है। जम्मू कश्मीर में अमन और अमान की दुआ मांगी है। लोग वहाँ बहुत अच्छे हैं, माहौल बहुत अच्छा था, एक चीज़ से बिगड़ गया है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ और मैं इस बात को जानता हूँ कि वहाँ अल्टीमेटली शांति कायम होगी, मसला हल होगा, बातचीत से होगा। तो मैंने एक तरह से मैं ये झूठ नहीं बोलता, अपने लिए भी मांगी, अपने लिए यही मांगी कि जो मुझे काम मिला है मैं उसे कामयाबी के साथ पूरा करूं। लेकिन सरकार तो बात करने के लिए राजी नहीं है। दोनों ही सरकारें एक तरफ बात करने के लिए, लेकिन यहाँ की नहीं, ये तो सुन, इंडिया और पाकिस्तान के मामले पे बोलने का मुझे मैंडेट नहीं है, वो सरकारें जाने। लेकिन कश्मीर में सब तरह के लोगों से हम लोग बातचीत करने को तैयार है। एक चीज़ मैं और कहूँ, जब आया हूँ यहाँ, कि मैं जो वहाँ मेन स्ट्रीम की पार्टीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बहुत इज्जत के साथ कि उनमें और टेररिस्ट में, उनमें और सेपरेटिस्ट में थोड़ा फर्क दिखना चाहिए। वो ऐसा हो रहा है कि जैसे सब एक हैं। नशा करना बुरी बात है, ये हम भी जानते हैं और आप भी। लेकिन जब आम आदमी की जगह परिंदों को नशे की लत लग जाए तो उन्हें कौन और कैसे समझाए। ये बात इसलिए क्योंकि चित्तौड़गढ़ से ऐसी ही एक खबर आई है। मिर्ची टमाटर पर नहीं, अफीम पर आया तोते का दिल। मेरे मन को भाया, मैंने अफीम तोड़कर खाया। हवा हो गए वो दिन जब तोते मिर्ची टमाटर पर जान छिड़कते थे। उनका दिल अब अफीम पर कुर्बान है। जी हां, चित्तौड़गढ़ में इन दिनों तोते अफीम खाकर मदमस्त हैं। अफीम खाने के शौकीन ये तोते इतने शातिर हैं कि सुबह से लेकर शाम तक अफीम पर मंडराते रहते हैं और मौका मिलते ही बड़ी फुर्ती से अफीम तोड़कर उसे अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाते हैं और बड़े मजे से उनका लुत्फ उठाते हैं। तोता जब एक बार आ जाता और डोडा खा जाता ना, तो चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन डोडा वही तोता वापस आके खाते, उसको नशा होता है। तो एक आएगा, दो आएगा, चार आएगा। अभी आपके सामने आप दौड़ते दौड़ते ले गया ना, तो अब हम पेशाब करके यूं देखें जितना तोता आ जाता है और तोता ले जाता है।
अफीम किसानों के लिए अफीम की एक एक बूंद बहुत कीमती होती है। ऐसे में इन अफीमची तोतों की वजह से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये तोते अफीम छुड़ाने में इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि किसान की नजर झुकते ही अपनी चोंच की सफाई दिखा जाते हैं। अफीम के एक डोडे में कम से कम 20 से 25 ग्राम अफीम तो निकलती ही है। ऐसे में ये नशेड़ी तोते दिन भर में 30 से 40 बार अफीम चुराते हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है। 10% रुपये नुकसान पहुंचा रहे हैं सर। ये आके काट देते हैं और हमारे को 24 घंटा बैठा रहना पड़ता है सर। 12 घंटा तो ओनली 6 बजे से 6 बजे तक शाम को बैठा रहना पड़ता है सर। लगभग आप देख लो 2-3 तोता तो हर 10 मिनट 5 मिनट में आते ही रहते हैं सर। इन तोतों से निपटने के लिए किसान और उनका परिवार दिन भर खेतों की रखवाली करते हैं, जाल लगाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, आवाज लगाते हैं, लेकिन इन सारे प्रयासों के बावजूद ये तोते बड़ी होशियारी से अफीम चुराने में सफल हो जाते हैं। पर चूंकि हर लत की कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए कई बार जालों में फंसकर ये जान तक गंवा डालते हैं। खास बात यह है कि इन नशेड़ी तोतों से निपटने में वन विभाग भी नाकाम साबित हो रहा है। उसके पास भी इनसे निपटने की कोई योजना नहीं है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट। चलिए सीधा ले चलते हैं। सचिन पायलट संबोधित कर रहे हैं। सचिन पायलट मंच पर बैठे हैं। ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, साथ में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और डिप्टी सीएम सचिन पायलट। चौमू दौरे पर हैं डिप्टी सीएम सचिन पायलट। मीणा समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंचे हैं और उदयपुरिया मोड़ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री साथ में मंच पर और तमाम लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। पार्टी से जुड़े हुए, सरकार से जुड़े हुए मीणा समाज का एक कार्यक्रम है जहां पर सचिन पायलट पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें चौमू से। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में मंच दिखाई दे रहा है जिस पर डिप्टी सीएम के साथ तमाम गणमान्य लोग बैठे हुए हैं और दूसरी तस्वीर में मीणा समाज का एक कार्यक्रम है। तो मीणा समाज से जुड़े हुए लोग, बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ मौजूद है। महिला पुरुष बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। चौमू में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उदयपुरिया मोड़ पर मीणा समाज का एक कार्यक्रम है और डिप्टी सीएम सचिन पायलट इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर मंच पर मौजूद हैं। डिप्टी सीएम सचिन पायलट और कुछ ही देर में इन लोगों को संबोधित करेंगे, बात करेंगे। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।